नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये अरिहंत बुक के हैं और चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से कलरफुल वर्ल्ड टॉपिक हम लोग ने लिया है क्योंकि ह्यूमन आई जो टॉपिक था वो टर्म 1 के सिलेबस में नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म इज शोन। तो आप देख सकते हैं ये एक रे डायग्राम बना हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म को ये शो कर रहा है। लोकेट द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ डेविएशन, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है कहाँ पे है और एंगल ऑफ डेविएशन बताना है कहाँ पे है। तो देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो ये जो एंगल नंबर 1 आपको दिखाई पड़ रहा है, जो ये वाला एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एंगल ऑफ डेविएशन देखा जाए तो ये जो 9 नंबर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म तो होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल, और साथ ही साथ जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों रेस के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 9। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेक्टेंगुलर एंड 3 ट्रायंगुलर फेसेस। तो देखिए बोला गया है जो प्रिज्म है वो एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो ये तो पता होगा प्रिज्म बना किसका है, ग्लास का बना होता है। लेकिन इसमें जो मेन बात पूछी गई वो क्या पूछी गई है कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रेक्टेंगुलर फेस और 3 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये जो आंसर है बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 रेक्टेंगुलर और 3 ट्रायंगुलर फेसेस नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है ये पता होना चाहिए। फॉल्स ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं वो होते हैं 3 और ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया इन द गिवन फिगर अ लाइट रे ए बी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस पी क्यू। देखिए पी क्यू फेस आपको दिखाई पड़ रहा होगा और इस पर क्या हो रही है, ए बी जो लाइट है वो नॉर्मली फॉल कर रही है, ठीक है। फाइंड आउट द एंगल एट फेस पी आर। तो पी आर पे आपको बताना है एंगल क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब नॉर्मली गिर रही है तो यहाँ पे जो अंदर लाइट जाएगी वो कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसके बाद रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये ऐसे क्यों चली गई, क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे गिर रही थी, सरफेस के 90 डिग्री है, देख लीजिए आप लोग जान गए होंगे। तो यहाँ पे तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। इस पॉइंट पे होता क्या है, इस पॉइंट पे जो लाइट होती है वो कुछ ऐसे स्ट्रेट चली आती है और आपको बताना है जो एंगल होगा क्या बनेगा। तो सबसे पहला आप काम ये कर दीजिए, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल है ये आपसे पूछा गया, ये वाला एंगल क्या होगा, तो दिस इज़ R2। आप ज्योमेट्री लगाइएगा तो आपको R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60 डिग्री मिल जाएगी। तो जो R2 की वैल्यू है दिस इज़ वॉट, 60 डिग्री। तो इसमें ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए कहा गया है प्रिज्म ए बी सी विद बी सी एज अ बेस। तो देखिए बेस दिया गया हम लोग को BC इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखा गया है। अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ स्काई। तो थर्ड कलर टॉप से स्काई का कलर हो जाएगा और स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा होगा, देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो डिस्पर्जन होगा उसमें अगर आप देखें तो VIB ऐसे कुछ बनेगा, मतलब ब्लू जो है वो नीचे से 30 नंबर पे आ रहा है। लेकिन इसमें क्या कहा गया था कि ऊपर से 30 नंबर पे आना चाहिए। तो ऊपर से 30 नंबर पे कब आएगा, ऊपर से 30 नंबर पे तब आएगा जब ये जो प्रिज्म है ये इन्वर्टेड हो जाएगा। प्रिज्म इन्वर्टेड होने पर क्या होगा, ऐसे कुछ बनेगा VIB, ठीक है, GYOR, कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनेगा। तो देखिए 30 नंबर पे आपका ब्लू कलर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज ड्यू टू। अब देखिए इसको कहते क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ये पूछा गया है लेकिन यहाँ पे ड्यू टू आ गया, ठीक है। इस कॉल्ड होना चाहिए, तो इस कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है, और क्यों होता है ये आपको पता होगा, क्योंकि लाइट में 7 कंपोनेंट कलर्स होते हैं वाइट लाइट में, और सारे कंपोनेंट कलर्स की अलग अलग वेलोसिटी होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। इसी वजह से डेविएशन अलग अलग होता है, तो सातों कलर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ वाइट लाइट डेविएटेड थ्रू लार्जेस्ट एंगल। सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में होगा, मेनली ये पूछा गया है, ये एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो याद रखिएगा एंगल ऑफ डेविएशन उस लाइट में सबसे ज़्यादा होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की होती है। तो वायलेट विल बी द
करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो एयर के बारे में बात करी गई है, एयर में जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए फर्स्ट कहा गया रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट। देखिए सही बताना है आपको, गलत नहीं बताना। रेड लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया गया है 7th के, गलत है। नेक्स्ट कहा गया स्पीड हर एक कलर की सेम रहती है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा गया ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है। इसमें देखिए अगले में कहा गया, अगला स्टेटमेंट सही है क्योंकि क्या कह रहा है, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 7th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सारी स्पीड जो होती है लाइट की, लाइट के जितने भी कंपोनेंट होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन वॉल्ड हॉलो ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ इमर्जेंट लाइट विल बी। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिज्म दिया गया वो कैसा है, हॉलो है। हॉलो है इसका मतलब अंदर भी क्या है, एयर है, कह सकते हैं वैक्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिस्पर्जन होगा, तो आंसर है डिस्पर्जन इसमें नहीं होगा। और क्योंकि डिस्पर्जन नहीं होगा तो जो लाइट थी जिस कलर की वो उसी कलर की बाहर भी निकल जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, टू रिकम्बाइन द स्पेक्ट्रम टू ऑब्टेन वाइट लाइट द डिस्पर्सिव प्रिज्म एंड द रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म शुड बी सेम इन द सेम पोजीशन। क्या दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए? नहीं, दोनों की पोजीशन सेम नहीं होनी चाहिए। कैसा प्रिज्म रखा जाता है, इन्वर्टेड प्रिज्म रखा जाता है, ठीक है। एक ऐसा प्रिज्म रखा जाता है तो दूसरा इसके अपोजिट में रख दिया जाता है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड प्रिज्म। तो ये आंसर फॉल्स होगा। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वैसे। तो 9th क्वेश्चन में देखिए ट्रू फॉल्स दिया गया है, तो 9th का जो आंसर आपको पता चल गया होगा, 9th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैसा क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चों को डाउट होता है। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको बता दें हम कि रेनबो में कभी भी अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख दिया तो गलत हो जाएगा। रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और साथ ही साथ डिस्पर्जन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चे इस पर आके आते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। लाइट रेज आर डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। देखिए जो लाइट रेज हैं वो डेविएट हो जाती हैं प्रिज्म से, आपको पता है। ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इमर्जेंट रे होती है, और बीच में जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो हमेशा बेस की तरफ बेंट होगी, मतलब जो प्रिज्म है उसके बेस की तरफ बेंट होती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया द डेविएशन एंगल डी इज मेजर्ड फॉर लाइट रेज। देखिए जो एंगल है डेविएशन, इसको एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल भी कह सकते हैं, इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडिंग ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, विच ग्राफ इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई है और एंगल ऑफ डेविएशन दिया गया है। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, तो ब्लू लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी। और डेविएशन ज़्यादा किसका होगा, तो डेविएशन ज़्यादा होता है किसका, ब्लू लाइट का डेविएशन ज़्यादा होगा, रेड लाइट का डेविएशन कम होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों ग्राफ फिलहाल तो गलत हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 11th है, ये याद रखिएगा। तो 11th का हम आंसर बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए चारों ग्राफ हम आपको एक साथ दिखाते हैं, ठीक है। चारों ग्राफ है आप एक साथ देखिए। इसमें देखिए यहाँ पे जो पहला ग्राफ है क्या कह रहा है, ब्लू इधर है रेड इधर है, इसका मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बता रहा है, तो गलत है। यहाँ पे तो बात सही कही गई है कि फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज़्यादा होती है, ये बात सही है। लेकिन ब्लू में जो डेविएशन है वो कम दिखाया जा रहा है, रेड में डेविएशन ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो ये भी गलत है। रेड में डेविएशन कम होता है, ब्लू में डेविएशन ज़्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी, रेड की नहीं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ब्लू की। तो डी ऑप्शन में अगर देखा जाए, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसको बाद में लिखा गया। रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, इसको पहले लिखा गया। और ब्लू में अगर आप देखें तो डेविएशन क्या है, ज़्यादा है, रेड में डेविएशन क्या है, कम है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। तो कारण पूछा गया है व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न बहुत सिंपल सा होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या कहा गया, इज इट रियली ट्रू और अ मिथ दैट स्टार अपीयर हायर
देन दे एक्चुअली आर। देखिए हम लोग को पता है कि जो स्टार्स होते हैं वो थोड़े बहुत ऊपर दिखाई पड़ते हैं, असलियत उनकी ओरिजिनल जो पोजीशन होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। तो क्या ये एक मिथ है? इफ़ येस देन विच फिनोमेना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अगर हाँ ये मिथ है तो आपको बताना है कि कौन सा फिनोमेना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए सिंपल चीज़ है, ये जो है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, मिथ तो नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्पर्जन भी नहीं होता इसमें, मतलब अगर मिथ है तो पूछा गया था क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया मिथ मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मतलब अंधविश्वास टाइप की हो। तो अंधविश्वास नहीं, इसमें साइंस है बाकायदा पूरी। और साइंस क्या है कि इन दिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज विच फिनोमेना इज डिपिक्टेड इन द गिवन बिलो। मतलब ये जो डायग्राम नीचे दिया है इसमें आपको बताना है कौन सा फिनोमेना इंडिकेट किया गया। तो देखिए ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सन था, हॉराइजन पे था, यहाँ पे था, लेकिन यहाँ दिखता है, ठीक है। इसको कहते हैं अर्ली सनराइज, ठीक है। अर्ली सनराइज भी इसी तरीके से होगा और साथ ही साथ डिले सनसेट भी इसी तरीके से होता है। जो टाइम गैप होता है याद रखिएगा ये 2 मिनट का होता है, ठीक है। इधर टाइम गैप 2 मिनट होगा और साथ ही साथ अपोजिट साइड पे टाइम गैप 2 मिनट का होगा। तो अगर पूरा दिन देखा जाए, पूरा डे देखा जाए, कितना डे बढ़ जाता है, कितना टाइम पीरियड बढ़ जाएगा एक दिन का, तो 4 मिनट अपेरेंट डे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चारों बातें आप लोग को याद रखनी है। तो यहाँ पे अर्ली सनराइज, डिले सनसेट दिया है, सेकंड दिया है चेंज इन शेप एंड सन ड्यूरिंग द सनराइज एट, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है 14th का। 15 देखते हैं, सन नियर द हॉराइजन ट्विंकल मोर देन दोज दैट आर ओवरहेड। देखिए जो सन, जो स्टार्स है, सन नहीं स्टार्स, ऐसे स्टार्स है जो हॉराइजन के पास हैं वो ट्विंकल ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ है। ये आपसे पूछा गया तो बिल्कुल सही बात है, वो ज़्यादा ट्विंकलिंग करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्योंकि उनमें ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। देखिए दोपहर में आपने क्या देखा होगा कि जो सन का कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। अब कारण पूछा गया है कि क्यों सन का कलर वाइट होता है। तो सिंपल चीज़ है कि जब सन ओवरहेड होगा, मतलब सन जब बिल्कुल सर पे होता है, तो जो लाइट होती है वो सबसे कम दूरी ट्रेवल करती है, जिस वजह से उसका स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इमरजेंसी सिग्नल एंड डेंजर सिग्नल, आपने देखे होंगे इमरजेंसी सिग्नल हो चाहे डेंजर सिग्नल हो वो हमेशा किसके बनते हैं, रेड कलर के बनते हैं। पूछा गया है बिकॉज रेड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट बीइंग स्कैटर्ड। तो क्या ये बात सही कही गई है? तो देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। लाइट की आपको पता होगा जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ, ठीक है, याद रखिए होगा उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उसकी सबसे कम होती है, ठीक है। तो वो लाइट सबसे दूर तक ट्रेवल कर पाएगी, इसीलिए रेड लाइट को हम लोग यूज़ करते हैं इमरजेंसी सिग्नल के लिए और डेंजर सिग्नल के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में देखिए क्या कहा गया, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। अब आपको बताना है यहाँ पे जो क्लियर स्काई है वो ब्लू क्यों दिखती है। तो देखिए ब्लू कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कम होती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी अगर देखा है तो वेवलेंथ कम होती है, और वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मेनली जो रीज़न है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड इन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल गलत है। यूवी रेडिएशन, ये भी गलत है। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन अदर लाइट्स ऑफ ऑल कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल सही है। स्कैटरिंग ज़्यादा होती है वॉयलेट लाइट की और ब्लू लाइट की, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 में कहा गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को आप किससे मैच करेंगे। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। रेनबो का फॉर्मेशन होता है डिस्पर्जन से। वाइट कलर ऑफ क्लाउड और ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, देखिए यहाँ पर जो ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड है उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो या इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही ठीक है, ज़्यादा बेटर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वैसे। और सी ऑप्शन जो है वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, इसके लिए आप जोड़ देंगे स्कैटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। द ऑरेंज रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, ठीक है। आपको बताना है जो रेड कलर का आपको सन दिखता होगा जब सूरज जब डूब रहा होता है या सूरज जब उग रहा होता है, तो दोनों टाइम पे जो सन का कलर होता है वो रेड दिखता है। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो ए ऑप्शन दिया है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बी ऑप्शन दिया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्यों स्कैटरिंग हमने बताई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसलिए क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है उसकी डिस्टेंस
किसी भी ऑब्जर्वर से मैक्सिमम होती है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस तक कौन सी लाइट पहुंच पाएगी? जिसकी स्कैटरिंग क्या होगी? लीस्ट होगी। और स्कैटरिंग लीस्ट किसकी होगी? रेड की होगी, ऑरेंज की होगी। इसीलिए जो हमको सन होता है वो रेड और ऑरेंज दिखता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देख लीजिए, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। देखिए जो वाटर होता है, आपने देखा होगा जो वाटर का कलर होता है, मेनली ओशन का जो कलर है वो ब्लू दिखता है। पूछा गया है, हालांकि वाटर का कलर कलरलेस है लेकिन दिखता ब्लू है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लेस द प्रेजेंस ऑफ एल्गे एंड अदर प्लांट फाउंड इन वाटर, बिल्कुल गलत है। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, भी गलत है। थर्ड दिया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्लू की वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, इसी वजह से हमको जो वाटर का कलर है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में क्या कहा गया? द कलर ऑफ हेडलाइट सुटेबल फॉर व्हीकल इन फॉगी वेदर। अब देखिए फॉगी वेदर मतलब ऐसा वेदर है जिसमें कोहरा आ गया, फॉग आ गया। फॉग की वजह से सामने की चीज़ें सही से विजिबल नहीं होती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। आपसे कहा गया कि अगर फॉगी वेदर हो तो कौन से कलर की हेडलाइट को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, येलो, रेड, ग्रीन और वॉयलेट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? येलो इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे रेड है, लेकिन रेड नहीं होता है बेटा, इसका आंसर क्या है? येलो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। टू ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट द साइज ऑफ स्कैटरर मस्ट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या स्कैटरिंग और स्कैटरिंग पार्टिकल्स के, स्कैटर मतलब जो वो पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर कर रहे थे उनका साइज क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होना चाहिए? तो आंसर है गलत, कम नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली बराबर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स मेनली बिकॉज। देखिए जो भी पर्सन है स्काई में है, मतलब स्काई पे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेस में हैं, उनको मतलब जो भी चीज़ें ऊपर दिखाई पड़ेंगी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे वो डार्क दिखती हैं। पूछा गया ऐसा क्यों है? तो देखिए ऊपर की ओर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं तो पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या है? कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखिए ए ऑप्शन ही इसमें सही रख देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट इनफ एट सच हाइट्स। ठीक है, और क्यों स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है ऐसे हाइट पे? क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो पार्टिकल्स की कमी है, एटमॉस्फेयर की कमी है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये दिया गया है देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर एट ग्रेट हाइट्स, गलत है, क्योंकि स्कैटरिंग के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, और ये भी गलत है। लाइट गेस स्कैटर टुवर्ड्स द अर्थ, ये भी गलत है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म लोअर विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो कम होगा? तो इसका अगर देखा जाए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया? हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा? तो ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट में कहा गया द एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिए कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट जो असर्शन दिया है बिल्कुल ही गलत है, रीज़न बिल्कुल ही सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, असर्शन दिया गया रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म गिव्स राइज टू डिस्पर्जन। क्या रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट की वजह से ही डिस्पर्जन होता है? 26 क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसका रीज़न क्या दिया है। बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर बट द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म आर इंक्लाइंड टू एन एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता होगा जो ग्लास स्लैब होता है उसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, लेकिन अगर प्रिज्म की बात करी जाए तो प्रिज्म में पैरेलल नहीं होते, प्रिज्म में एक एंगल बनता है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो असर्शन भी सही था, रीज़न भी सही था, लेकिन रीज़न कहीं भी एक्सप्लेनेशन को नहीं दे रहा है, मतलब असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देख लीजिए द रेनबो इज सीन व्हेन द सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर। देखिए जो ऑब्जर्वर है उसके पीछे सन होना चाहिए, क्या ऐसा है? बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या दिया है? रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैंगिंग इन द एयर आफ्टर रेन। तो देखिए रेनबो का रीज़न बताया गया है, रीज़न में बिल्कुल सही है।
और असर्शन में ये दिया गया है कि जो रेनबो है ये ऑब्जर्वर के पीछे फॉर्म होता है। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न कहीं भी असर्शन को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए कहा गया द स्टार्स ट्विंकल वाइल द प्लैनेट डू नॉट। स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। रीज़न है द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन दी प्लैनेट्स। तो इसलिए क्या नहीं करते, क्योंकि स्टार्स का साइज़ बड़ा होता है, तो ये गलत है। ठीक है, और भी इसके कई सारे रीज़न होते हैं। मेन जो रीज़न होता है कि स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और प्लैनेट्स जो होते हैं बहुत पास होते हैं। तो इसमें असर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। देखिए जो स्काई का ब्लू कलर है वो किस वजह से, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर से, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ब्लू कलर लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो स्काई होता है वो हमको ब्लू दिखता है। रीज़न दिया गया ब्लू कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल सही कही गई है कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और इसी वजह से इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो असर्शन भी सही हो जाएगा, रीज़न भी सही हो जाएगा, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, असर्शन का। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30th देख लीजिए, यहाँ पे एक आपको प्रिज्म के बारे में बात दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब बताया गया है। पूछा क्या गया उसको देख लेते हैं। पूछा गया है यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए। क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम द गिवन रे डायग्राम द रे दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पी क्यू क्यू एम आर। देखिए पी क्यू और क्यू एम आपको बताना है, पी क्यू और क्यू एम रेस कौन सी हैं। तो एक बार देख लेते हैं पी क्यू कौन सी रे है। तो देखिए पी क्यू जो रे है वो है इंसिडेंट रे, और क्यू एम देखिए कहाँ पे है, क्यू एम रेस को बहुत अच्छे से आप देखिए, क्यू एम तो हमको दिख भी नहीं रही थी, लेकिन क्यू यहाँ पे है। और एम अगर देखा जाए तो ये देखिए ई हो गया, ये एन हो गया, और ये आपका एम है। तो ये तो कोई रे ही नहीं है। एक मिनट ज़रा देख ले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, पी क्यू और क्यू एम, यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी है इन लोग ने। पी क्यू तो है इंसिडेंट रे, लेकिन जो क्यू एम है ये कोई रे नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी रे क्या क्या हम बता देते हैं आपको। पी क्यू जो है ये इंसिडेंट रे है, ई एफ अगर देखा जाए तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और साथ ही साथ अगर एफ आर या आर एस देखा जाए तो ये आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं। द फिनोमेना एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स और स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बच्चे इसमें स्कैटरिंग लगा के आ जाते हैं, तो इसमें स्कैटरिंग ना लगेगा, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन बोला गया इसमें कौन सा है। तो देखिए आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा होता है, ए प्लस मतलब डी होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो आई प्लस ई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ, ठीक है, इमर्जेंस, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेविएशन। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ग्लास प्रिज्म के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेटअप ऑफ प्रोटेक्टर फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के लिए आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट मेथड है जिसमें हम लोग प्रोटेक्टर को रखेंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको पता होगा प्रोटेक्टर जो होता है उसको हमेशा सरफेस के नॉर्मली रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये प्रोटेक्टर का बिल्कुल सही रखने का तरीका है। ठीक है, ये जो सरफेस था इसके बिल्कुल पैरेलल रख दिया गया है, या कह सकते हैं कि ये नॉर्मल है और इसका नॉर्मल जो प्रोटेक्टर है उसका नॉर्मल कोइंसाइड कर रहा है। फिर आसानी से जो एंगल है इसको हम लोग जान सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको मेजर करना आसान हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे और इसमें से 90 डिग्री को सबट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट कहा गया द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन। तो आपको बताना है जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है वो कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, थर्ड दिया गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, फोर्थ दिया गया ऑल ऑफ दी अबव। तो डेविएशन का एंगल सभी पे डिपेंड करेगा, एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करेगा, एंगल आई और एंगल ई पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फिर से केस स्टडी का एक और क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं आपको वेबग्योर से रिलेटेड बात कर रहा है, मतलब स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पहला, इसमें कहा गया स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कैन बी डन बाय। तो किससे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया प्रिज्म, बी ऑप्शन दिया गया है वाटर ड्रॉप। तो इसमें आपको पता होगा
प्रिज्म से तो कर ही लेते हैं और साथ ही साथ वाटर ड्रॉप से भी इसके स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब डिस्पर्जन हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज डिस्पर्जन करेक्टली। तो करेक्ट क्या है इसमें आपको बताना है। तो वाइट लाइट आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू नीचे है, रेड ऊपर है, यही जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ किसकी कम थी, ब्लू की, इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो ये नीचे होगी और रेड लाइट ऊपर होगी। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। थर्ड में देखिए, व्हेन अ रेड लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म। देखिए कभी भी प्रिज्म से हमने क्या किया, रेड लाइट को पास कर दिया, तब क्या होगा क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए लाइट स्प्लिट नहीं होगी क्योंकि रेड लाइट सिंगल कलर है, सिंगल कलर कभी भी स्प्लिट नहीं होता अलग अलग कलर्स में, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपोनेंट कलर है। वाइट लाइट सिर्फ स्प्लिट होती है सेवरल कलर्स में। नेक्स्ट कहा गया, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इज शोन इन द डायग्राम बिलो, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ सेकंड प्रिज्म। देखिए सेकंड प्रिज्म की पोजीशन पूछी गई, क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल है, अभी हमने आपको बताया था। और सेकंड पोजीशन से हमको सेकंड प्रिज्म से क्या चाहिए, वाइट लाइट चाहिए। तो पहले देखिए एक प्रिज्म ऐसा रखा गया, तो आप क्या करिए, एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दीजिए, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस फिनोमेना को कहा जाएगा क्या, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट से जो इमर्जेंट लाइट होती है वो कैसी होती है, वाइट होती है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पार्ट 5, इसको देख लेते हैं। पार्ट 5 में क्या कहा जा रहा है, अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ पेज ऑन विच द वर्ड विबग्योर इज प्रिंटेड। तो देखिए एक ग्लास स्लैब था और उसको एक पेज पे रख दिया गया जिस पे वर्ड विबग्योर लिखा हुआ था, विद ईच लेटर इन करस्पॉन्डिंग कलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट दिया गया, द इमेज ऑफ ऑल लेटर्स विल बी इन द सेम प्लेस एज दैट ऑन पेपर। तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंड दिया गया है, लेटर वी विल बी रेज्ड मोर। थर्ड दिया गया है, जो लेटर आर है वो ज़्यादा रेज हो जाएगा। और डी दिया गया, नन ऑफ दी अबव। तो इसमें अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब हमने ग्लास स्लैब को रख दिया और वहाँ पे एक पेज था, पेज के ऊपर क्या लिखा था, विबग्योर लिखा था। तो यहाँ पे जो विबग्योर लिखा है इसमें अलग अलग कलर्स हैं, जैसे वी वॉयलेट है, इस कलर का भी लिखा था। तो क्या होगा, जो वॉयलेट कलर होगा उसमें जब रिफ्रैक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए कह सकते हैं कि ये सबसे ऊपर हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 32, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। मिराज फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। मिराज का देख सकते हैं आप लोग, मिराज होता क्या है कि यहाँ पे पेड़ ऐसा होता है लेकिन नीचे की ओर दिखाई पड़ेगा, ऐसे कुछ है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, और आपने देखा होगा जब भी आप गर्मियों में जाते होंगे तो सड़क पे पानी नहीं भी रहता लेकिन आपको दूर से लगता है क्या कि पानी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए कहा गया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट एयर टू कोल्ड एयर देन इट बेंड्स। तो देखिए हॉट एयर कैसी होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, कोल्ड एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है। तो हो क्या रहा है, लाइट जो है वो मतलब रेयरर मीडियम से किधर जा रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है। तो रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पार्ट 1 का। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2 में क्या कहा गया, मिराज इज फॉर्म ड्यू टू। अब मिराज का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिंपल चीज़ है, बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एयर। तो आपको पता है क्योंकि एयर का टेम्परेचर अलग अलग होगा, जो एयर नीचे थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि जो नीचे सरफेस होता है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो नीचे की एयर को भी वो गर्म कर देता है। ठीक है, तो नीचे की एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से ऊपर वाले एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इसी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज पार्ट 3 देख लीजिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एपरेंट लेंथ। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी हमने आपको बताया था, एपरेंट लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। वो कितने मिनट बढ़ जाती है पूछा जाए तो याद रखिएगा 4 मिनट टोटल बढ़ जाती है। 2 मिनट लेफ्ट पे मतलब ईस्ट पे और 2 मिनट वेस्ट पे। ठीक है, द सन अपीयर्स ओवल शेप और फ्लैटेंड ड्यू टू। तो देखिए ओवल शेप का सन दिखाई पड़ता है, फ्लैटेंड दिखाई पड़ता है, तो इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण बिल्कुल सिंपल सा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द इंपॉर्टेंट रीजन। नेक्स्ट इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मेनली पूछा गया है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, अर्ली सनराइज डिले सनसेट भी होता है, ऑब्जेक्ट इन वाटर अपीयर्स बिगर इन साइज, ये भी सही है। इसमें जो डी ऑप्शन है वो गलत दिया गया, क्योंकि डी ऑप्शन देखिए इसमें कहा जा रहा है रेड लाइट अंडरगोज डिस्पर्जन वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी केस स्टडी का क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए अर्ली सनराइज डिले सनसेट के बारे में बताया गया, फिर ऐसे ही कुछ बातें बताई जा रही हैं, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बता भी दी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेसशिप द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स। तो देखिए अर्थ का कलर पूछा है, आप ये नहीं पूछा एटमॉस्फेयर का कलर क्या होगा, पूछा क्या गया है कि अर्थ का कलर क्या होगा जब वो स्पेस से हम लोग को मतलब अर्थ को देखेगा, तो अर्थ किस कलर का उसको दिखेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जो अर्थ होता है वो कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, क्योंकि अर्थ पे आपको पता होगा कि पूरा वाटर है ज़्यादातर सरफेस पे, तो इसीलिए जो अर्थ होता है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रैवल। तो जो सन से लाइट आती है अर्थ की तरफ, वो किधर से किधर ट्रैवल करती है, मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे, तो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, इट इज़ ड्यू टू द डैश। तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, डिस्पर्जन की वजह से होता है, तो ये कुछ कारण है। तो इसमें थर्ड में अगर देखा जाए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मेनली जो रीज़न है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल है। और क्योंकि इंडिगो की, वायलेट की, ब्लू की अगर देखा जाए तो वेवलेंथ कम होती है, इसी वजह से स्कैटरिंग इनकी ज़्यादा होती है। ब्लू कलर हमारे आई के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए हम लोग को जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे ए ऑप्शन दिया गया, ब्लू कलर स्कैटर्ड एंड रेड कलर रीचेज अवर आई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि ब्लू कलर जो होगा वो स्कैटर हो जाता है और रेड कलर हम लोग की आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। नेक्स्ट इज पार्ट 5, लास्ट पार्ट है हमारा आज का। इसमें कहा गया द डेंजर सिग्नल इज मेड रेड इन कलर बिकॉज। तो लाल कलर का डेंजर सिग्नल क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लाल जो रेड होती है, रेड लाइट अगर देखा जाए तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो स्कैटरिंग उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, कैन बी सीन फ्रॉम फार्दर डिस्टेंस, ये भी सही है। और क्यों फार्दर डिस्टेंस से देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसमें सी ऑप्शन आप टिक करेंगे, दैट इज़ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो अरिहंत से हमने लिए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा बहुत अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस थे। बाकी हम लोग ये पूरी सीरीज़ बहुत जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिला जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।